बात करने वाली हूँ इलेक्शन कमीशन पे, चुनाव आयोग के बारे में। जिस तरह से चुनाव आयोग अभी सामने जो आ रही है और लोगों के नजर में जिस तरह से उसकी छवि बन चुकी है, वो काफी कंट्रोवर्शियल है। क्योंकि चुनाव आयोग का काम होता है कि जो भी काउंटिंग और निर्वाचन की जो प्रक्रिया होती है उसे निष्पक्ष रूप से कराने का। लेकिन जिस तरह से चुनाव आयोग के जो आंकड़े और जो भी कमेटी के जो भी दिशा निर्देश होते हैं उसमें काफी विवाद देखा गया है। नेताओं के इशारे पे, उसे के दिशा निर्देशों पे जिस तरह चुनाव आयोग एक मोहरा बनकर काम करती है, वो लोगों को और कुछ नेताओं को बर्दाश्त से बाहर है। वो पचा नहीं पा रही है चुनाव आयोग के काम को लेकर। लेकिन चुनाव आयोग की भूमिका किस तरह से संविधान में दी गई है, उसके अनुरूप अगर वो निष्पक्ष रूप से किसी भी निर्वाचन को, किसी भी प्रक्रिया को पूरी कराती है, तो वो क्या होता है, एक लोकतंत्र की जो छवि है वो भी अच्छी होती है, राजनेताओं की छवि है वो भी अच्छी होती है, और खुद की छवि के प्रति वो काफी एक तरह से क्या कहना चाहिए, एक सक्रिय हो सकती है। ठीक है, तो जो सक्रियता होनी चाहिए आयोगों में, आयोग बहुत सारे आयोग बनाए गए, क्यों बनाए गए, ताकि चीजों के लिए जो सुसंगठित तरीके से हर व्यवस्था एक नियम से विस्तारित रूप से चले, उसकी प्रक्रिया को, उसके ढांचाओं को परस्पर रूप से निगरानी करने की जो प्रक्रिया बनाई जाती है, आयोग बनाए जाते हैं निरीक्षण के लिए। हम संविधान के उस अनुच्छेद को ध्यान में रखेंगे जिसका प्रावधान है इलेक्शन कमीशन को उसके नियमानुसार अपने काम को करना। ठीक है, तो संविधान की तरफ हम चलते हैं। संविधान के 324 के अंतर्गत, ठीक है, अंतर्गत क्या किया गया, इसके लिए प्रावधान है भारतीय संविधान के अनुसार। ठीक है, इसके लिए स्पेशल अनुच्छेद दी गई है संविधान के अंदर के 324 के अनुसार आप अपने चुनाव की जितनी प्रक्रिया है उसे कर सकते हो। ठीक है, 324 से लेकर 329 तक चुनाव आयोग की सारी प्रक्रियाएं मिलती है। फिर हम देखते हैं इसके, जैसे कि कुछ इतिहास से हम जुड़ते हुए चले जाएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं बिल्कुल इतिहास से जाना चाह रही हूँ। ठीक है, सर्वप्रथम इसे 1950 से 1951 में भी माना जाता है कि चुनाव आयोग की जो कार्यशैली है, शुरुआत हुई थी वो 1950 या 1951 में हुई थी। इन्हीं दोनों के बीच में माना जाता है। कई किताबों में मैंने पढ़ा है कि 1950 दी गई, कई किताबों में लिखा है 1951। तो दोनों तारीखों में, दोनों ईयर को हम ध्यान में रखेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे इसमें जरूरी है कि इसकी प्रक्रियाओं को समझना। ठीक है, संसद, इसके मुख्य काम क्या होते हैं। ठीक है, 1951 के समय क्या था इसका, संसद राज्य विधानमंडल के गठन, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पदों के लिए जो भी निर्वाचन किए जाते थे और हैं, और आज भी इनके माध्यम से इनके पदों का जो गठन, निर्वाचन जो होता है वो क्या होता है, चुनाव आयोग के माध्यम से कराई जाती है। ठीक, अब 52 हमने समझ लिया पदों के निर्वाचन के लिए कैसी चीजें, प्रक्रियाएं हैं जो भी उच्च पदों के लिए केंद्र सरकार के अंदर की। 52 में कुछ और भी चीजें जिसको मैंने नोट करके लिखा हुआ है, कुछ वो क्या हुआ था, सामने मूल रूप से आ नहीं पाई, किसी ना किसी वजह से उसे क्या किया गया था, निरस्त किया गया था, उसे मैंने नोट में लिखा हुआ है। जैसे कि 1952 में आम चुनाव के लिए इसे लाने का प्रयास किया गया था, लेकिन क्या हुआ, इसमें सफलता नहीं मिली और इसे निरस्त कर दिया गया था पूरी तरीके से। प्रादेशिक आयुक्तों के निर्वाचन के लिए भी इसमें प्रावधान किया गया था 1952 के लिए। फिर उसमें यह पद संवैधानिक नहीं है। जो भी प्रादेशिक आयुक्तों के निर्वाचन होते हैं, जो भी प्रादेशिक आयुक्तों के निर्वाचन होते हैं वो संवैधानिक नहीं होते हैं। ठीक है, 1952 के अंतर्गत इसमें किया गया था। जो आयुक्त की बात कर रही हूँ, जो चुनाव आयोग में जितने भी स्टाफ काम करते हैं, काफी आयुक्त काम करते हैं, मुख्य निर्वाचन अधिकारी काम करते हैं, इसमें अधिकारी के तौर पे जो भी IAS रैंक के अधिकारी होते हैं, इस पद पे उन्हें तैनात किया जाता है। तो उनके पद पे नहीं बैठाया जाता है, चाहे वो निर्वाचन अधिकारी हो, आयुक्त हो, या जो भी संभाग, जैसे संभाग कमिश्नर होता है ना, आयुक्त उसे ही कहा जाता है। फिर जैसे कमिश्नर का हिंदी आयुक्त होता है, तो उसकी अलग अलग डिपार्टमेंट है। इनको निर्वाचन आयोग में काम करना है तो उसी रैंक के आधार पर आयुक्त तो बनाए जाते हैं ये चुनाव के लिए। यह पद संवैधानिक नहीं है, प्रादेशिक के लिए आयुक्त के लिए यह पद संवैधानिक नहीं है। इसका उल्लेख जन प्रतिनिधित्व अधिनियम नियमित रूप लिया। कहने का मतलब है जो प्रादेशिक आयुक्त चुने जाने थे, लेकिन वो क्या संवैधानिक नहीं है। एक तरह चुनाव की प्रक्रिया को मैं लेके चलती हूँ। ठीक है, जो भी आयुक्त चुने जाते थे प्रादेशिक क्षेत्रों के लिए, वो संवैधानिक नहीं थे, इन्हें मूल रूप से आने नहीं दिया गया क्योंकि संविधान में इनका कहीं उल्लेख नहीं है। हाँ, जनप्रतिनिधित्व में अधिनियम में जरूर उल्लेख किया गया है। ठीक है, मूल रूप से क्या हुआ, आ नहीं पाए। हाँ, आगे चल के कुछ बदलाव जरूर हुए, वो देखते हैं 1956 में प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त के स्थान पर, उनके स्थान पर उप निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की गई। ठीक है, उप निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई। नोट पे ध्यान देना है, 1957, 1962, 1967, 67,
कि चुनावों का संचालन करने के पश्चात 1969 में मध्यावधि चुनावों के समय केवल एक निर्वाचन आयुक्त रह गया। ठीक है, तो जो 51 से प्रोसीजर चल रहे थे वो आते आते 1969 में क्या हो रहा था, उसका अस्तित्व एक तरह से खत्म सा होता चला गया था, क्योंकि जो आयुक्तों को पदोन्नति हो गया, उनकी नियुक्ति का जो सिस्टम चल रहा था वो क्या था, एक तरह से तैयार नहीं था। और जो भी इनकी नियमावली होती है, जो एक प्रावधान होते हैं इनको नियुक्त करने की, वो मजबूत नहीं थी। अब देखते हैं क्या हुआ इसके बाद। 1952 के बाद जिस तरह से बदलाव हुए प्रादेशिक चुनाव आयुक्तों के लिए, इनके बीच में 1966 में भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे, बहुत सारे ऐसे विषय निकलकर सामने आए जो काफ़ी मुख्य धारा में उभरी, और इसे जोड़कर रखना और इसको आगे विस्तार में लेके जाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी आयोग या कमेटी को आप बनाते हैं तो एक टीम वर्क बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, क्योंकि पूरे भारत के लिए आप निर्वाचन कराते हो, मत कराते हो, मतदान कराते हो, उसकी जितनी भी चीज़ें होती है, चाहे आप उसको चिन्ह प्रोवाइड कराना या व्यवस्थित करना, वोटिंग बूथ पे किस तरह से मैनेजमेंट करना चाहिए, किस तरह से प्राइवेसी रखना चाहिए, एवरीथिंग चीज़ों के लिए चुनाव आयोग क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। उनको पूरी तरीके से निष्पक्ष होकर पूरी सिक्योरिटी के साथ ही उनको चुनाव कराना चाहिए, बड़े पदों के लिए हो या अन्य पदों के लिए, बड़े पद के लिए हो या फिर अन्य पदों के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। 1966 में निर्वाचन संबंधी विधि बनाई गई थी। मैनेजर तैयार करते हैं, लिस्ट बनाते हैं, उस पर अनुशंसा करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, फिर अगर कुछ हमें उसमें सकारात्मक चीज़ें दिखाई पड़ती हैं फिर क्या करते हैं, हम उस पर आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो 1966 में कुछ चीज़ें पॉजिटिव निकली, जिसपे उन्होंने 1966 में क्या किया, निर्वाचन संबंधी विधि बनाए, उन्होंने कानून बनाए, कुछ नियमावली तैयार किया इन्होंने। फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त को, ठीक है, उप निर्वाचन आयुक्त बनाया गया। ठीक है, और जो आयुक्त थे, आयुक्त के सचिव आदि को यथासंभव हस्तांतरित कर दिया गया। जो इसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे उनको क्या किया गया था, उप निर्वाचन आयुक्त बनाया गया, और जो निर्वाचन आयुक्त के जो सचिव थे उनको हस्तांतरित कर दिया गया। फिर 1951 के अधिनियम बनाए गए, उसमें कहा गया था कि 3 सदस्य होंगे, इसमें जो टीम होंगे आयुक्त होंगे, और कोई भी फैसला बहुमत के आधार पर लिया जाएगा। पहले क्या था, विदाउट नियम, ऑन द स्पॉट चल रही थी। अब क्या हुआ, नियम के अनुसार होगी। पहले नियुक्ति कितनी कर रही है उसे देखा जाएगा, बहुमत के आधार पर कुछ फैसले लिए जाएंगे। ठीक है, निर्वाचन आयोग की सलाह से राष्ट्रपति, निर्वाचन जो आयुक्त हैं, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, उनकी सलाह से राष्ट्रपति क्या करेंगे, प्रादेशिक आयुक्त नियुक्ति कर सकते हैं। देखिए, जो भी निर्वाचन के जितने भी स्टाफ होते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो गए या उप निर्वाचन आयुक्त हो गए, इनकी जो नियुक्ति कौन करती है, राष्ट्रपति करते हैं। और इन्हें अगर पद से हटना भी हो तो इन्हें न्यायाधीशों की तरह, न्यायाधीशों के प्रावधान की तरह इन्हें हटाया जाता है, या फिर ये त्यागपत्र दे सकते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं, त्यागपत्र भी राष्ट्रपति के द्वारा लिया जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। अक्टूबर 1993 में बहुसदस्यीय बनाया गया। आगे क्या हुआ, कुछ बेनिफिट मिले, प्रोसीजर एक में विस्तार हुआ। अब 93 में कुछ और भी नई चीजें सामने निकल आई, बहुसदस्यीय बनाया गया इसे। ठीक है, इसमें रखा गया मुख्य आयुक्त, जो मैंने बात किए थे कि 3 सदस्यीय होना चाहिए 1991 के अधिनियम के तहत। एक होगा मुख्य आयुक्त, 2 होंगे अतिरिक्त चुनाव आयुक्त। ठीक है, 3 सदस्यीय। ठीक है, और सेवा शर्त अधिनियम 1991 में संशोधन है, जो मैंने बताया आपको, अधिनियम बनाई गई थी, सेम वही चीजें। ठीक है, नोट पे मैंने लिखा हुआ है 1989 में, 91 से पहले अगर कुछ अधिनियम बने होंगे तो कुछ घटनाएं होंगी, कुछ ऐसे ट्विस्ट होंगे 91 से पहले, जो मैंने नोट करके लिखा हुआ है। 16 अक्टूबर 1989 के तहत राष्ट्रपति की अधिसूचना से 3 सदस्यीय जो बनाया ना, 3 सदस्य होगा, तो 1989 में राष्ट्रपति की अधिसूचना के द्वारा ही निर्वाचन आयोग में 3 सदस्य जो भी टीम होती है उनका गठन हुआ। ठीक, समझ में आया? हमने कुछ इतिहास देखा, कुछ उसके सकारात्मक जो स्वरूप है वो देखने को मिला कि एक्चुअल में भारत में निर्वाचन आयोग काम कर सकता है। तो उस पर क्या हुआ, निर्वाचन आयोग की जो भी सदस्य टीम बनाई गई थी और राष्ट्रपति की सहमति होती है, और उसे निर्वाचन के लिए आगे जो विस्तार किया जाता है उसके लिए प्रावधान क्या समय समय पर होते चलेगा। हम इसमें जरूरी चीजें देखते हैं जो अभी वर्तमान में भी है, पहले भी था, अभी भी है। पहली बात, मैंने इसमें बताया कि किस तरह से नियुक्ति होती है। इनका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है।
और इनकी उम्र कई जगह मैंने 62 पढ़ा हुआ देखा, कहीं पे मैं देख रही हूँ 65 है। तो हम इसको 65 लेके चलते, 65 ही है एक्चुअली में, क्योंकि बहुत सारे सुधार हुए हैं। तो सुधार के अनुरूप बहुत जगह मेजोरिटी के तौर पर मैं देख रही हूँ ऐसे पदों पर जो भी स्टाफ की नियुक्ति होती है अधिकतर 65 वर्ष 60 वर्ष ऐसे जरूर होते हैं, 65 वर्ष के, ठीक है। तो इनका कार्यकाल 6 वर्ष, उम्र 65 वर्ष के अंदर, ठीक है, 65 वर्ष पूरी हो चुकी हो। अब आगे चलते हैं। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत मुख्य आयुक्त की सहायता के लिए अन्य आयुक्तों की नियुक्ति हुई थी।